नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल SR क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हों, BPSC की तैयारी कर रहे हों या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हों या बिहार SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हों, तो उन सभी साथियों के लिए मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल एवं विज्ञान से संबंधित सभी विषयों पर, सभी बिंदुओं पर बड़े ही सरलता से संपूर्ण अवलोकन के साथ ये वीडियो तैयार किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरा प्रयास है आप सभी साथियों को आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये मेरा वीडियो आप सबको पसंद आएगा तो इसको प्रेम दीजिएगा, अपना स्नेह दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो सीरीज़ ला रहा हूँ उसमें किसी भी विषय पर, चाहे वो प्राचीन भारत का हो, मध्यकालीन भारत हो, राज्य व्यवस्था हो, ज्योग्राफी हो, सभी विषयों पर बड़े ही गहनता से संपूर्ण अवलोकन के साथ उसका विश्लेषण किया गया है, ताकि आपको किसी भी क्षेत्र में कमी महसूस ना हो। आप किसी भी क्षेत्र से, चाहे वो कोई भी विषय हो, उसका समग्र अवलोकन करके उसका जवाब आप दे सकें। आपके आने वाले एग्जाम्स में वो बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास, जैसा कि हमने अगले क्लास में सुना, आगे सुना कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, अब प्राचीन भारत को भी इन इतिहास में हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो साक्ष्य मिले हैं हमें, उन साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो वो है प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक हिस्टोरिक। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। प्राग ऐतिहासिक होता क्या, क्यों इसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक का जो काल है वो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक का काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो 600 ईसा पूर्व से आगे तक का काल है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक की। देखिए, प्राग ऐतिहासिक की विशेषताएं क्या है, क्यों इसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं? तो इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य लिखना नहीं जानता था। मानव जीवन पूर्णतः आदिम थी। मतलब ये है कि इस वक्त की जो मानव सभ्यता थी वो जंगलों में रहती थी, सलासरों में रहती थी, खुले आसमान के नीचे रहती थी और शिकार करके अपना जीविकोपार्जन करना इस काल की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, इस काल की एक अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पाषाण उपकरणों की मौजूदगी। मतलब इस काल में पाषाण के आधार पर भी प्राग ऐतिहासिक काल को भी पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम आगे के वीडियो में या आगे हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक पर। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव कोई लिखित साक्ष्य मानव का नहीं है। इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में इसके लिखित साक्ष्य हैं और उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब मनुष्य लिखने की शैली विकसित कर चुका था, मानव लिखना जानता था इस काल में, लेकिन उससे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो भी हमारे इतिहासकार रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उन्होंने अब तक इसे डिकोड करने की लाख कोशिशों के बावजूद इसे डिकोड नहीं किया जा सका है। दूसरा है कि इस काल का जो इतिहास है ये भी पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर एवं अवशेषों पर ही आधारित रहा है। लिखित साक्ष्य तो थे, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इस वजह से इनको भी पुरातात्विक साक्ष्यों एवं अवशेषों के आधार पर ही इसका अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जो वर्तमान का इतिहास है। इस काल के लिखित साक्ष्य हैं एवं इन्हें पढ़ा भी जा सका है। और इस भारतीय इतिहास को, इस काल का जो भारतीय इतिहास है, ये जो ऐतिहासिक काल है भारत का इतिहास, इसे जानने के 2 साधन हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें और प्राचीन भारत में हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो इस काल को जानने के 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? देखिए, पुरातात्विक स्रोत का तात्पर्य है कि जो भी अवशेष हमें मिलते हैं,
चाहे वो किसी प्रकार का औजार हो, पत्थरों के या पाषाण के औजार हों, मूर्तियां हों, अभिलेख हो, भवन, चित्रकला या मूर, इन सभी के आधार पे जिस इतिहास का हम आकलन करते हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो भारत में दो प्रकार के साहित्य पाए जाते हैं। इतिहास को जानने के भारत में दो प्रकार के साहित्य पाए जाते हैं। पहला है भारतीय साहित्य जो भारतीयों के द्वारा लिखा गया है, दूसरा है विदेशी साहित्य एवं यात्रा वृत्तांत। भारतीय जो उस वक्त के यात्री, विदेशी यात्री जो थे भारत आए और भारत का जो अपना विवरण अपने लेखों और अपने साहित्यों में किया है, उसके आधार पर भारत के इतिहास को हम जानने का प्रयास करते हैं, उसे हम विदेशी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। इन सभी को जानने के बाद अब हम जिक्र करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, पीछे हमने जिक्र किया प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। अब हम यहाँ जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के। प्राग ऐतिहासिक काल को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा काल है वो? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच को पूरा पाषाण काल कहते हैं। फिर मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। और जो लास्ट है नव पाषाण काल, जैसे नियोलिथिक एज जो 7,000 ईसा पूर्व के बाद का काल है। इसके बाद एक और काल आता है जिसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं, जिसमें तांबे की खोज हुई और उससे संबंधित उपकरण और बनाए गए, उसे ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है, उसके अंतर्गत जाना जाता है। उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। आइए हम आगे जिक्र करते हैं कि पूरा पाषाण काल को फिर पुनः 3 भागों में बांटा गया। अब पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। ये जो पूरा प्रागैतिहासिक काल है, ये पूरा प्रागैतिहासिक काल ये पाषाण काल के अंतर्गत आता है। पाषाण का मतलब होता क्या है? पाषाण का मतलब होता है प्रस्तर, पत्थर। इस काल में पत्थर के जो औजार बनते थे वो हस्त कुठार, बिदारणी, छेदनी, इन्हीं के औजारों के आधार पर इन कालों का विभाजन किया गया है। ठीक है, जैसे जैसे ये औजार की विशेषताएं बढ़ती गई, उनके साइज, उनके तरीके बदलते गए, उनके कालों का भी विभाजन होता गया। और पूरा पाषाण काल में जो है, इस काल में जलवायु परिवर्तन होने के बाद जलवायु परिवर्तन के आधार पर इसे पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम इसके बारे में जानेंगे विस्तार से कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषताएं क्या है। चलिए आइए देखते हैं इनकी विशेषताओं को। आइए अब देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एवं उच्च पूरा पाषाण काल। ये समझ गए आप कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में जाने। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल का अधिकांश समय ठंडी जलवायु का था। दूसरी इसकी विशेषता है कि इस काल में हस्त कुठार, विदारिणी तथा खंडक इस काल के प्रमुख औजार थे, अर्थात क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। ठीक है, इस काल में अब देखिए निम्न पूरा पाषाण की जो प्रथम विशेषता है कि ये काल अधिकांशतः ठंडी जलवायु का था। दूसरा, इस काल में हस्त कुठार, विदारिणी तथा खंडक इस काल के प्रमुख औजार थे और क्रोड जैसे उपकरणों की प्रधानता थी। अब इस काल के क्षेत्र की बात करें तो सोहन घाटी, बेलन घाटी, आदमगढ़, भीमबेटका तथा नेवासा इस काल के महत्वपूर्ण स्थल थे। निम्न पूरा पाषाण काल के स्थलों की अगर बात करें तो सोहन घाटी, बेलन घाटी, आदमगढ़, भीमबेटका तथा नेवासा इस काल के प्रमुख स्थल थे। अब आइए चलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में। इस काल के उपकरण पहले की अपेक्षा छोटे, पैने तथा सुंदर थे। पहले भी उपकरण बन रहे थे, हस्त कुठार, विदारिणी तथा खंडक, लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वो निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों की तुलना में काफ़ी छोटे, सुंदर और पैने होते थे। इस काल में पत्थर की पपड़ी से बनी विभिन्न प्रकार के फलक, बेधनी, खुरचनी आदि का प्रयोग मुख्य औजार के रूप में किया जाता था और क्वार्ट्ज के साथ साथ चर्ट एवं जस्पर की प्रधानता थी। ठीक है, पहले की तुलना में छोटे और पौने सुंदर उपकरण थे। पत्थर की पपड़ी से बने विभिन्न प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी एवं खुरचनी मुख्य औजार थे तथा क्वार्ट्ज के साथ साथ चर्ट एवं जस्पर की प्रधानता थी। ठीक है, दूसरा है कि इसके अगर क्षेत्र की बात करें तो नेवासा, डिंडवाना, भीमबेटका
नर्मदा घाटी आदि इस काल के प्रमुख स्थल थे। इसके, इसके और इसके, इन तीनों में जो स्थल है लगभग लगभग समान है, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो। इसमें भी आपको सोहन घाटी, बेलन घाटी, आदमगढ़, भीमबेटका तथा नेवासा महत्वपूर्ण स्थल थे। तो इसमें भी नेवासा, डिंडवाना, भीमबेटका, नर्मदा घाटी आदि इस काल के प्रमुख स्थल है। दूसरी बात करें तो फलक औजारों की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है या फलक संस्कृति का संबंध किस काल से है, इतिहास के किस काल से है, तो आपका जवाब होना चाहिए मध्य पाषाण काल। हम बात करते हैं उच्च पाषाण काल की। इस काल में जलवायु शुष्क हो गई थी। यहाँ जलवायु पूरी तरह से ठंडी प्रकार की थी, यहाँ भी उसी प्रकार की थी। दूसरा है कि इस काल में जलवायु शुष्क हो गई थी। और ये जो काल था, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उच्च पूरा पाषाण काल जो है वो आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का काल माना जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल जो है वो आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का काल माना जाता है। इस काल में तक्षणी एवं खुरचनी के अलावा अस्थियों का प्रयोग भी हथियार के रूप में किया जाने लगा। अभी तक हम ये दो काल को देख रहे थे, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल। इन दोनों कालों में पत्थर के औजार से ही औजार बनाए जाते थे, उनका आकार अलग अलग था। निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थर के जो औजार थे वो हस्त, कुठार थे, विदारणी और खंडक थी। मध्य पाषाण काल में हम आते हैं तो छोटे और पैने थे, जिसमें आपको छेदनी, खुरचनी, फलक और भेदनी मुख्य औजार थे। क्वार्ट्ज के साथ साथ जैस्पर की प्रधानता थी। और जब हम उच्च पाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पर तक्षणी एवं खुरचनी के साथ साथ अस्थियों का प्रयोग भी और हथियार के रूप में किया जाने लगा, जो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है या आपके सामने ये सवाल आता है कि अस्थियों का प्रयोग औजार के रूप में पहली बार किस काल में हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए उच्च पाषाण काल। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, दूसरा कि नक्काशी एवं चित्रकारी, नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों की कला का विकास इसी काल में माना जाता है। ठीक है, देखिए इसकी जो सबसे तीन मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का काल माना जाता है। दूसरा कि अस्थियों का प्रयोग हथियार के रूप में पहली बार उच्च पाषाण काल में किया जाने लगा। और तीसरा, नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास उच्च पाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो इसके क्षेत्र में बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत, कुर्नूल, चित्तूर एवं गुजरात इस काल के महत्वपूर्ण स्थल थे। समझ गए आप? इन सभी कालों की दो चार जो मुख्य विशेषताएं आपको याद रखना है। इसमें इस काल की अधिकांश भाग ठंडी रही है। हस्त, कुठार, विदारणी एवं खंडक, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि इस काल में कौन कौन से औजार पाए गए हैं और किस प्रकार के औजार पाए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी आपको कि इसमें कौन कौन से औजार पाए गए हैं, इस काल में आपको कौन कौन से औजार पाए गए हैं और इस काल में आपको कौन कौन से औजार और क्या क्या विशेषताएं रही है। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब देखिए, इन चीज़ों से प्रागैतिहासिक काल से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ए कनिंघम, आपने इनका नाम सुना होगा। ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ये भारत के पुरातत्व विभाग के हेड भी रह चुके हैं। ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम साक्ष्य हथनौर से मिले। ये आपको ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि भारत में अगर सवाल पूछता है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब होगा हथनौर है। देखिए कई प्रकार के प्रागैतिहासिक पूछ सकता है, नवपाषाण काल के पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये उसका सही जवाब होगा हथनौर से। आगे बढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल का मानव संभवतः कौन सी प्रजाति का था, निग्रिटो प्रजाति का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो संभवतः किस जाति का था, निग्रिटो का था। और बेलन घाटी से हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की आकृति प्राप्त हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बेलन घाटी से। और बेलन घाटी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो खास करके बीपीएससी के लिए या फिर बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए है,
कि लिखहिया शैलाश्रय, याद रखिएगा, लिखहिया शैलाश्रय कहाँ स्थित है। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि लिखहिया शैलाश्रय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा कैमूर बिहार। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो लिखहिया शैलाश्रय जो कैमूर बिहार में स्थित है, यहाँ से प्राग ऐतिहासिक, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राग ऐतिहासिक मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अब हम जिक्र करेंगे मध्य पाषाण काल का। देखिए, मध्य पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल के 3 विभाजन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। अब हम जिक्र करेंगे मध्य पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो 3 विभाजन है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये जो मध्य पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है। इसका काल कितना है, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है वो मध्य पाषाण काल है। इसे यानी मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का एक संक्रमित काल माना जाता है। संक्रमित काल क्यों माना जाता है, इसका कारण है कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में स्थित होने की वजह से इस काल में पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों के तत्व मौजूद हैं। जब मानव सभ्यता पूरा पाषाण काल में थी तो पूरा पाषाण काल से विकास करते हुए वो मध्य पाषाण काल में पहुंची और मध्य पाषाण काल से विकास करते हुए वो नव पाषाण काल में पहुंची। इसी आधार पर इन काल में यानी कि मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों के तत्व मौजूद हैं, जिस आधार पर इन्हें पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का एक संक्रमित काल माना जाता है। अब चलिए हम मध्य पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ये तो आप जान चुके कि मध्य पाषाण काल क्या है, अब इसकी विशेषताओं को जानते हैं। इस काल में मानव शिकारी से खाद्य संग्राहक बना। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको पूरा जितना हो सके उस क्षेत्र से जितना ज़रूरी से ज़रूरी हो सके उतना कंटेंट आपको दिलाऊं, आपके सामने रखूं, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम, आप चाहें आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, सामान्य तौर पे जनरल कंपटीशन जिसमें जीके जीएस की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको ये आवश्यक हो, आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक ही जगह पे वो सारे फैक्ट दे सकूँ, एक ही जगह पे आपको वो सारे कंटेंट मिल सके, जिससे आपको कहीं और जाना ना पड़े या बार बार आपको चीज़ें बदलनी ना पड़े। अगर आप एक बार ही देखें तो आपके मन में वो सारे सवाल हैं आपके जो भी आपने पढ़ा है वो रिकॉल हो सके। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं कुछ छोड़ दिया है और ये है हड्डियों। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो इस काल में मानव शिकारी से खाद्य संग्राहक बना। इसके पहले वाले जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे उसमें मानव शिकारी था, जंगली जीवन व्यतीत करता था, जीवकोपार्जन के लिए शिकार करता था, शैलाश्रयों में रहता था या खुले आसमान के नीचे रहता था। इस काल में जो मानव है वो शिकारी से खाद्य संग्राहक बन गया। ठीक है, अब वो शिकार करके या मछली पकड़ के जो भी लाता था उसे आगे के लिए संग्रह करता था। ठीक है, इस प्रकार इस काल में मानव जो है ना वो शिकारी से क्या हो गया, खाद्य संग्राहक हो गया। दूसरा है कि इस काल के औजार पूरा पाषाणकालीन औजारों की तुलना में काफ़ी छोटे एवं पैने होते थे। देखिए, औजार सभी काल में मिले हैं, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, नव पाषाण काल हो या फिर पूरा पाषाण काल के भी जो विभाजन है उनमें जो भी औजार मिले हैं, औजार सभी कालों में मिले, लेकिन प्रत्येक काल में उनकी खास विशेषता रही है उस काल के आधार पर, जिस भी काल में वो औजार पाए गए हैं। जैसे पूरा पाषाण काल में जो औजार पाए गए थे वो सबसे पहले औजार थे, मानव द्वारा निर्मित सबसे पहले औजार थे, जिसमें हस्तकुठार, विदारिणी, खंडक, छेदनी, इन सब चीज़ें थी। चट, जैस्पर और क्रोड प्रकार के जो उपकरण पाए जाते थे। मध्य पाषाण काल में जो उपकरण पाए जाते थे वो पूरा पाषाण काल के उपकरणों की तुलना में काफ़ी छोटे और पैने होते थे।
इस वजह से इन औजारों के छोटे और पैने होने के आधार पर इस काल को माइक्रोलिथ लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, किस काल को लघु पाषाण कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को। क्यों कहा जाता है? तो इस काल के जो औजार थे वो पूरा पाषाण काल औजारों की तुलना में काफ़ी छोटे और पैने होते थे, जिस वजह से इन काल को माइक्रोलिथ लघु पाषाण काल कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य पाषाणकालीन औजारों की मुख्य विशेषता, इन हथियारों एवं औजारों में पहली बार हड्डियों एवं लकड़ियों के हत्थे या मुट्ठे का प्रयोग किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए, हड्डियों एवं लकड़ियों के हत्थे या मुट्ठे का प्रयोग। इससे पहले जितने भी औजार थे वो सब पाषाण के थे, उनमें किसी प्रकार का कोई हत्था या मुट्ठा, किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मानव आगे अपने विकास में आगे बढ़ता गया, उसने विविध प्रकार के औजारों का आविष्कार किया, विविध प्रकार के चीज़ों का आविष्कार किया अपनी आवश्यकता के अनुसार। जब मानव मध्य पाषाण काल में पहुंचता है तो उस वक्त के जो औजार पाए गए हैं, उस वक्त के जो औजार हैं, उसकी क्या विशेषता है कि इस काल में मानव अपने औजार में हड्डियों एवं लकड़ियों के हत्थे या मुट्ठे का प्रयोग करता था। इससे क्या होता था कि इससे किसी भी चीज़ को तोड़ने में या उसके इस्तेमाल में बहुत सहयोग मिलता था। जैसे हम हथौड़ी हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, टांगी हो गई, उसमें एक हत्था होता है पीछे, जिससे उसको चलाना बेहद ही आसान हो जाता है। तो इस काल में क्या इसकी विशेषता थी इसके हथियारों की कि इस काल का जो हथियार था, इस काल के जो औजार थे, उसमें पहली बार हड्डियों एवं लकड़ियों के हत्थे या मुट्ठे का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगर आपसे ये सवाल पूछे या आपके सामने ये सवाल आए कि किस काल में औजारों में या हथियारों में लकड़ियों या हड्डियों के हत्थे का प्रयोग किया जाता था, तो आपका जवाब क्या होगा? मध्य पाषाण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाधान पद्धति का प्रारंभ सर्वप्रथम इसी काल में माना जाता है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि समाधान पद्धति का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। तो समाधान पद्धति का जो प्रारंभ है वो है मध्य पाषाण काल से माना जाता है। इससे पहले भी लोग मरते थे या इससे पहले भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन समाधान पद्धति का मतलब है कि किसी विशेष तरीके से उस कार्य को करना। ठीक है, तो जब शवों को किसी विशेष प्रकार से उसका निष्पादन किया जाने लगेगा या उसके बारे में जो भी क्रियाकलाप किए जाने लगे, उसका पहला जो साक्ष्य है, यानी समाधान का जो पहला साक्ष्य है, वो कब मिलता है? मध्य पाषाण काल में मिलता है। और इस मध्य पाषाण काल में मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इस काल के लोग गहरे लाल, हरा, उजला तथा पीले रंगों का प्रयोग सीख चुके थे। देखिए, सीखने से क्या मतलब है? वो रंग तो पहले भी थे, इससे पहले भी सूर्य था, चंद्रमा थे, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ थे, ये सभी किसी न किसी रंग के घोतक भी हैं। मगर रंगों का प्रयोग, अगर मान लीजिए कि आपको एक सीनरी बनाने के लिए दिया जाता है जिसमें आप सूर्य बना रहे हैं, पहाड़ है, नदियाँ हैं, पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, और आपको रंगों का अगर संयोजन बनाना हो, रंगों का उसमें भरना हो, तो आप क्या करेंगे? आप नीला रंग आसमान के लिए प्रयोग करेंगे, या फिर नीला रंग जल के लिए प्रयोग करेंगे, पीला रंग हो सके तो पहाड़ के लिए प्रयोग करेंगे, हरा रंग पेड़ के लिए प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आपको इस बात की जानकारी है कि अगर वृक्ष है तो उसके पत्ते हरे होंगे। बेसिक सी नॉलेज है कि उसके पत्ते हरे होंगे। अगर आसमान है तो उसका रंग सफ़ेद होगा या नीला होगा। उसी प्रकार मनुष्य ने रंगों का प्रयोग, कि लाल रंग का प्रयोग कहाँ होगा, हरा रंग का प्रयोग कहाँ, उजले रंग का प्रयोग कहाँ होगा, इसका जो प्रयोग है, इसकी प्रयोग की सीख जो है उसे मध्य पाषाण काल में मिली। और विशेष करके किन रंगों की? गहरे लाल, हरा, उजला तथा पीले रंगों का। इसका प्रयोग सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सीखा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार इस काल में हुआ माना जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। मेरी कोशिश है कि आपको जितना से जितना हो सके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिला सकूं, चाहे उसके लिए वीडियो कितना भी बड़ा क्यों ना करना पड़े। मैं इसको कई सेक्शन में बांट के करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको उन सभी फैक्ट्स, उन सभी चीज़ों से अवगत कराऊं जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार, तीर कमान का आविष्कार इसी काल में माना जाता है। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। औजार तो सभी काल में पाए गए। ठीक है, अब इस काल के दो प्रकार के औजार थे। एक औजार
जिसमें हड्डियों और लकड़ियों के हत्थे का प्रयोग होता था। दूसरा औजार तीर कमान। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लकड़ियों के हत्थे और मुट्ठे का प्रयोग और तीर कमान का आविष्कार अगर आपसे पूछता है या इसके प्रारंभिक साक्ष्य की जानकारी आपसे पूछता है तो इसका जवाब होगा मध्य पाषाण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़ एवं राजस्थान के नागौर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके आगे स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नहर एवं महदा से प्राप्त हुआ है, जो कि किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल। ठीक है, देखिए इसके बारे में अब एक बात और जान लीजिए, इन दो चीज़ों के बारे में एक बात और जानिए कि जब हम नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे या नव पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में जानेंगे तो उसमें भी इन दो चीज़ों का जिक्र होता है, पशुपालन और स्थायी निवास। पर उनसे ये अलग कैसे है या उनकी विशेषताओं में और इनकी विशेषताओं में भिन्नता क्या है? तो पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य अगर पूछे या अगर पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य की जानकारी है तो उसका जवाब होगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, लेकिन अगर पशुओं को पालतू बनाने का जिक्र हो, पशुओं को पालतू बनाने का जिक्र हो तो वो होगा नव पाषाण काल। नव पाषाण का। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़ एवं राजस्थान के नागौर। इस चीज़ को तो आप बिल्कुल ही मतलब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्र पूछ देता है कि कहाँ से पाए गए हैं। ठीक है, अगर क्षेत्र पूछे तो प्रारंभिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के नागौर होगा। और अगर आपसे ये पूछता है कि पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य किस काल में मिला है तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं कि पशुओं को पालतू बनाने का अगर जिक्र हो या पशुओं को पालतू बनाने का अगर बात आए तो इसका जवाब हो जाएगा नव पाषाण काल। समझने की कोशिश कीजिएगा, पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य और पशुओं को पालतू बनाने का साक्ष्य दोनों अलग अलग है। पशुओं को अगर पालतू बनाने की बात होगी तो वो होगा नव पाषाण काल, और अगर पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य होगा उसके बारे में होगा तो इसका जवाब होगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब आते हैं आगे। स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नहर्रा एवं महदा से मध्य पाषाण काल के ही मिले हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि स्थायी ग्राम समुदाय के प्रारंभिक साक्ष्य तो वो हो जाएगा नव पाषाण काल। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य, अगर स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य की जिक्र होगी, स्थायी निवास के प्रारंभिक साक्ष्य के बारे में अगर वर्णन होना होगा तो उसका जवाब होगा मध्य पाषाण काल। अगर स्थायी ग्राम समुदाय की बात होगी तो उसका जवाब होगा नव पाषाण काल। देखिए, मनुष्य मध्य पाषाण काल में स्थायी तो हो गया था लेकिन समुदाय के रूप में नहीं रहता था, एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में नहीं रहता था। इसका विकास कब हुआ? मनुष्य ने स्थायी रहना आरंभ कर दिया, स्थायी उसके निवास हो गए थे, लेकिन मनुष्य रहना आरंभ करता है ग्राम समुदाय के रूप में नव पाषाण काल में। समझ में आ गया आपको? अगर आपसे स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य पूछे तो वो मध्य पाषाण काल होगा, अगर स्थायी ग्राम समुदाय का जिक्र हो तो उसका जवाब नव पाषाण काल होगा। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं। मातृदेवी की उपासना। ठीक है, मातृदेवी की उपासना। देखिए, पूरे प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य आदिम प्रकार का था, जंगलों में रहता था, शिकार करता था, उस वक्त अगर सर्वप्रथम किसी के उपासना का जिक्र होता है तो वो है मातृदेवी की उपासना का, और मातृदेवी की उपासना का अगर साक्ष्य मिलता है तो वो है मध्य पाषाण का। ठीक है, आगे आते हैं। इस काल की चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। देखिए, ये
अक्सर पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल के चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इसका जवाब होगा आपका भीमबेटका। ठीक है, अक्सर ये सवालों में रहता है जिसमें हिरण का जो चित्रकारी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। ठीक है, चलिए देखते हैं नवपाषाण काल।